चलिए क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन ही करेंगे फ्रिक्शन के, आज यही करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आएंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पे। इस पे ध्यान रखिएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 11th का ऐसा नहीं कि कोई पार्ट रह जाएगा, आपका कंप्लीट 11th होगा। जेई नीट दोनों वालों के लिए अच्छा, और बोर्ड वाले के लिए शुरुआती जो थ्योरी पढ़ाता हूँ पहले क्लास में वो है, ठीक है। तो हम देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। लिखना, देखो, a chain of length L, a chain of length L, a chain of length L, लेंथ दे रखा है कुछ कैपिटल L मान लो। a chain of length L, कैपिटल L is lying on a horizontal table, lying on a horizontal table, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है। हैविंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, हॉरिजॉन्टल टेबल हैविंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट न्यू, टेबल पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है न्यू। हॉरिजॉन्टल टेबल हैविंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट न्यू, ठीक है। सम पार्ट ऑफ चेन इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, सम पार्ट ऑफ चेन इज हैंगिंग, लटक रहा है, फ्रॉम द टेबल, हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, ठीक है ना, हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। सम पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ लेंथ, what is the maximum percent of length of chain, maximum percent of length of chain, maximum percent of the length of chain outside the table, so that chain can remain स्टेशनरी। मैक्सिमम कितना परसेंट लेंथ टेबल से बाहर रहे ताकि चेन क्या रहेगा, स्टेशनरी, ठीक है। क्वेश्चन समझे? मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, 2 मिनट आप लोग ट्राई करोगे, तब तक मैं देखता हूं चेन भी अगर कहीं होगा तो मैं लाके दिखा दूंगा क्या चीज कहना चाह रहे हैं। तब तक देख लो। मान लो एक चेन है, इस तरह से एक चेन है, कुछ पार्ट टेबल पे है, मान लो ये टेबल है, और कुछ पार्ट टेबल से नीचे लटक रहा है चेन का, ठीक है। अब क्या होगा, जितना पार्ट नीचे लटकेगा, समझना, तो इस पार्ट को नीचे लटकेगा, आपसे पूछा गया कितना परसेंट मैक्सिमम लेंथ चेन का आउटसाइड द टेबल रहे, मतलब टेबल से नीचे, यानी ये वाली लेंथ कितनी ज्यादा रहे ताकि पूरा का पूरा चेन स्टेशनरी रहे। तो आपको पता है नॉर्मल चेन रखोगे तो एक लिमिट तक ही होगा कि टेबल पे रह पाएगा, थोड़ा सा और बढ़ाओगे फिर और बढ़ाओगे तब रहेगा। एक लिमिट ऐसा आएगा कि चेन का ज्यादा हिस्सा नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा चेन ऊपर नीचे आ जाएगा। तो कितना पार्ट मैक्सिमम लटका सकते हैं बाहर की तरफ ताकि चेन क्या रहे, स्टेशनरी रहे। अब किस पार्ट पे क्या लगेगा सोचो। इस पार्ट पे ऑब्वियस है, वेट इतना सा का नीचे खींचेगा, और इतना सा का टेबल से कॉन्टेक्ट है, टेबल इसके बीच फ्रिक्शन है, तो इतने से पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। बाकी सोच सकते हो तो सोचो, परसेंटेज के लिए परेशान नहीं होना, पहले आप सिंपल लेंथ भी बता दोगे कितना बाहर रहेगा तो काम हो जाएगा। 1-2 मिनट ट्राई कर सकते हो, करो, ठीक है। देखो, अब संयोग था, चेन मिल गया तो ठीक है, सिंपल सा चीज है, बता ही देते हैं। अब देखो क्या है कि जैसे चेन लटका है ना, कुछ पार्ट चेन का कहां दिख रहा है, टेबल पे, और कुछ पार्ट क्या देख रहा है, टेबल से नीचे लटका रहेगा। तो कुछ एक लिमिट होगी, जो चेन मान लो अगर थोड़ा सा और जाएंगे तो चेन यहां रहेगा, थोड़ा सा और करे, एक लिमिट होगा जब पूरा का पूरा चेन नीचे गिर जाए, थोड़ा सा और लटकाए तो भी नीचे है, थोड़ा सा और लटकाए तो भी नीचे है, थोड़ा सा और लटकाए नीचे है, नीचे एक लिमिट ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा चेन गिर जाएगा, अब नहीं रह पाएगा। ये है, जाता जा रहा है, देखो जाता जा रहा है, अभी नीचे है, ठीक है। एक लिमिट ऐसा आएगा जो पूरा का पूरा चेन गिर जाएगा, देखो अब पूरा का पूरा चेन नीचे चला जाएगा। तो एक मैक्सिमम लेंथ रहेगा, जहां से ज्यादा लटकाएंगे तो नीचे चला जाएगा। अभी देखो ये नीचे जाने लगा, पूरा नीचे जाने लगा, एक लिमिट ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे लगभग क्या है कि पूरा का पूरा चेन स्टेशनरी है। अब अगर हल्का सा भी लटका देंगे तो नीचे गिर जाएगा।
ऐसा क्या हो रहा है कि जितना पार्ट टेबल पे है उस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितने पार्ट पे लग रहा है, जो टेबल पे है इस पूरे पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। जहां कांटेक्ट होगा उसी फ्रिक्शन लगेगा। और नीचे लटका पार्ट कौन सा, ये वाला दिख रहा है, तो नीचे लटके पार्ट का क्या होगा, वेट लगेगा। तो जिस समय बैलेंस किया हुआ है जस्ट इससे ज्यादा लटकाएंगे नीचे गिर जाएगा। तो अभी के केस में जो वेट है देखो नीचे आने लगा, तो उस केस में वेट जो है जितना पार्ट नीचे लटका है उसका वेट, उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी। और जो पार्ट टेबल पे है उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो वेट क्या चाहेगा, नीचे लेके आ जाए ग्रेविटी, और फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि रोके। एक लिमिट ऐसा आएगा कि अभी वेट फ्रिक्शन को एग्जैक्टली बैलेंस किए हुए होगा। एक लिमिट होगा ऐसे फ्रिक्शन ज्यादा है, जब काफी पार्ट लटका है, काफी कम पार्ट लटका है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, वेट कम है। एक लिमिट ऐसा आएगा जहां पे जस्ट बैलेंस होगा, वहां पे जितना वेट है उतना ही क्या रहेगा, फ्रिक्शन। लेकिन मैं जैसे पार्ट लटकाता हूं एक लिमिट ऐसा आएगा कि वहां पे वेट जितना फ्रिक्शन दे सकता है ये सरफेस उससे ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, गिर जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ कितना बाहर रिस गया, मैक्सिमम लेंथ उतना ही जस्ट बाहर रिसकेगा जितना पे बैलेंस किया हुआ है। जितना पे क्या है, इसका वेट और फ्रिक्शन क्या है, एक दूसरे को बैलेंस किया है। जहां वेट फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया ये पूरा नीचे गिर जाएगा। तो एक लिमिट तक ही टेबल पे रहेगा। बात समझ में आई? तो क्लियर है, कोई दुख तकलीफ बता लिया जाए। अब देखो मामला तो समझ गया, अब जरा फिगर पे आते हैं, बात समझते हैं बोर्ड पे। तो मैक्सिमम एक लेंथ होगा कि जिस लेंथ तक पार्ट बाहर रहेगा और इसका फ्रिक्शन इसके वेट को, जितना पार्ट लटका है उसके वेट को फ्रिक्शन क्या करेगा, बैलेंस करेगा। उससे अगर थोड़ा ज्यादा देंगे तो वेट ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन उतना ही रह जाएगा। यानी वेट को किसको बैलेंस करना चाहिए, एफएस मैक्स को। वेट क्या है, एमजी, कितने पार्ट का, पूरे का नहीं, इतना जितना लटका है। अब जितना लटका पार्ट है इसका मान लो लेंथ जो होगा, यही पूछा है मैक्सिमम परसेंट कितना होगा, तो हमने मान लिया ये लेंथ y है। और टोटल लेंथ जो चेन की है वो कितनी दे रखी है, l। तो मुझे बता सकते हो ये वाली लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ l है, मैं बोल रहा हूं जितना लटका हुआ लेंथ है वो y है, तो टेबल पे जो लेंथ है वो कितनी है, l माइनस वाई। तो टेबल पे जो लेंथ है वो क्या लिखेंगे, l माइनस वाई। ठीक, अच्छा टोटल मास मान लो, अभी मान लेते हैं कुछ टोटल मास, कुछ मान लो, लेट टोटल मास ऑफ चेन, टोटल मास ऑफ चेन कुछ रहा होगा, तो कुछ मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए, तो जो इच्छा मान लो कैपिटल एम मान लिया। टोटल मास है कैपिटल एम, और यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वली मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब एक बात बताओ, ठीक है ये वाला का मास कितना होगा, मान लो इसका मास मान लिया हमने m1 जो लटका हुआ पार्ट है। तो अगर लटका हुआ जो पार्ट है इसका मास मान लिया m1, तो मुझे एक बात बताओ जो वेट लगेगा नीचे वो कितना लगेगा, m1 जी, वेट लगेगा m1 जी। और जो पार्ट टेबल पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका मास, टोटल मास जो है इस पार्ट का हमने मान लिया m2, समझो इसका मास मान लिया हमने m2। तो इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और जस्ट लाइक पूरे चेन जो टेबल पे उसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लो, तो ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लोगे तो इसका मास है m2 और इसको क्या कर रहा है, चेन का ये पार्ट कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है तो क्या होगा, नॉर्मली एक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन F इक्वल टू क्या होता है, न्यू एन। तो फ्रिक्शन होता है F इक्वल टू न्यू एन, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बोलेंगे, न्यू एन। और n इक्वल टू यहां पे क्या है, जो टेबल पे है m2g, तो लिख सकते हैं F इक्वल टू न्यू m2g। मैक्सिमम लेंथ जो बाहर रह सकता है उस केस में क्या होगा, इस वेट को फ्रिक्शन बैलेंस किया होगा। अब अगर थोड़ा सा भी और लटका देंगे तो वेट ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से, उस केस में नीचे आने लगेगा। लेकिन जिस केस में बैलेंस है उस केस में वेट नीचे लाने वाले को फ्रिक्शन ने रोक के रखा हुआ है जस्ट। तो इसका मतलब क्या है, हियर कंडीशन क्या है, m1g शुड इक्वल टू जस्ट बैलेंस हो, पूरा चेन नीचे ना आए, स्टेशनरी रहे, ये कंडीशन होनी चाहिए। वेट नीचे लाएगा, फ्रिक्शन उसको जस्ट रोका हुआ होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब दिक्कत क्या है, ठीक है m1 m2 मान लेंगे, पर कोई रिलेशन नहीं है तो हम कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं कर पाएंगे, कोई रिलेशन नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने जी से जी गया, तो क्या करेंगे, m1 को हम लिख सकते हैं पूरे के टर्म में। अब अगर पूरे का मास m1 है कितने का, l लेंथ का, तो मुझे यूनिट मास बता सकते हो कितना होगा, m/l। चूंकि तुम्हारा l लेंथ का मास है m, तो 1 का कितना होगा यूनिट का, m/l। तो m1 का मास कितना हो जाएगा, तो सिंपल मैथ लिख लें, m/l इंटू y। ये बात समझ में आ रही है, m1 की जगह लिख सकते हैं, पूरे का मास m है l लेंथ का,
सिंपल मैथ में सिंस मास ऑफ एम मास का सॉरी एल लेंथ कितना है, एल लेंथ ना, लेंथ एल का जो मास है वो क्या है, एम है। तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, यूनिट लेंथ का 1 का, तो 1 का हम बोलेंगे m बाय एल। तो इसलिए गिवन का कितना होगा, अगर m1 बोलेंगे सिंपल मैथ, यूनिट का इतना है तो m1 का क्या होगा, सॉरी y1 लेंथ है ना, लेंथ है y, तो y का क्या होगा, m बाय एल इंटू वाई होगा। सिंपल मैथ, l लेंथ का m है तो यूनिट का क्या होगा, m बाय एल, तो y लेंथ का कितना होगा, यूनिट का इतना, तो m बाय एल इंटू वाई। ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, आप उतना समझ सकते हो, समझ भी जाओगे। न्यू m2, इसी तरह से मुझे ये बता सकते हो यूनिट लेंथ का मास क्या है, m बाय एल, तो m2 वाले l माइनस वाई लेंथ का क्या होगा, इनटू दैट l माइनस वाई। तो यूनिट का मास है m बाय एल, तो l माइनस वाई का कितना होगा, क्योंकि m2 मास जो है इसका है l माइनस वाई का। तो ये बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, m m l l, काम तमाम गया। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ चेन आउटसाइड द टेबल सो दैट चेन कैन रिमेन स्टेशनरी। मुझे निकालना है मैक्सिमम कितनी लेंथ बाहर है, तो बाहर लेंथ को हमने क्या माना है, y निकालना है, तो y माना है तो y निकालेंगे। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या लिखेंगे, y m बाई एल इंटू वाई, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू न्यू, मल्टीप्लाई कर दिया l माइनस न्यू वाई, न्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y मुझे चाहिए तो y को एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y प्लस न्यू वाई इक्वल टू न्यू एल, y निकालना है तो y कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस न्यू इक्वल टू न्यू एल, y कॉमन लिए तो यहां से y क्या हो जाएगा, तो न्यू एल बाय 1 प्लस न्यू। आपसे अगर पूछा जाता कितनी लेंथ बाहर रहेगी, अगर पूछा जाता कितनी लेंथ बाहर रहेगी, तो हमारा आंसर होता न्यू एल बाय 1 प्लस न्यू। बात समझ में आ रही है, न्यू एल बाय 1 प्लस न्यू। पूछा क्या गया है, परसेंटेज लेंथ, तो कोई बात नहीं, परसेंट सिंपल मैथ में निकालना आता है। परसेंटेज लेंथ आउटसाइड द टेबल, परसेंटेज लेंथ आउटसाइड द टेबल इस कंडीशन में, ताकि स्टेशनरी रहे मैक्सिमम। परसेंटेज लेंथ आउटसाइड द टेबल मैक्सिमम परसेंटेज ऑब्वियस से पूछा गया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बताओ, जितना है हाँ वही निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन इंटू 100, जितना पार्ट बाहर है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, यही बोलते हैं। मान लो कि टोटल मान लो लेंथ है से 10 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बाहर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मान लो टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बाहर है 2 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा कितना परसेंट बाहर है, क्या बोलोगे, 2 बाय 10 इंटू 100, 2 बाय 10 इंटू 100, यही बोलोगे। तो 2 बाय 10 इंटू 100 मतलब जितना बाहर है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, सिंपल परसेंटेज जैसे निकालते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, बाहर क्या है y, टोटल कितना है l, इंटू क्या बोलेंगे 100, फ्रैक्शन इंटू 100। अब y बाय l इंटू 100, y क्या है जरा देखना, तो न्यू l बाय 1 प्लस न्यू, ये y है, इंटू क्या है l, ये तो y की जगह लिख लिया पूरा जो था, अब इंटू l इंटू 100, अब l से l क्या होगा, कैंसल। तो क्या आया, परसेंटेज लेंथ न्यू बाय 1 प्लस न्यू इंटू 100। तो परसेंटेज लेंथ जो बाहर रहेगा न्यू बाय 1 प्लस न्यू इंटू 100। बात समझ में आई, कहानी क्लियर है। तो एक बात मुझे ऐसे बता दो कि मैं बोलूं, बिना पेन चलाए बताना, कि कुछ मान लो चेन है, ठीक है, सही से आउटसाइड दी सब कुछ वही सेम दिया है, क्वेश्चन वही है, न्यू की वैल्यू हमने बता दिया कि यहां न्यू की वैल्यू है 0.25, न्यू की वैल्यू है 0.25। बताओ कितना परसेंट लेंथ आउटसाइड द टेबल रहेगा, कितना बताओ, सिंपल बिल्कुल। अगर न्यू मैंने एग्जांपल दे दिया 0.25, क्या आंसर हो जाएगा, 1.25 हाँ, तो कितना हो जाएगा, न्यू मान लो 0.25 दिया, तो परसेंटेज लेंथ आउटसाइड दी चेन मैक्सिमम परसेंटेज लेंथ क्या देखा, न्यू बाय 1 प्लस न्यू इंटू 100, यही है ना, न्यू बाय 1 प्लस न्यू इंटू 100। तो न्यू कितना है, ठीक बोल रहे हो बालक, 0.25 बाय 1 प्लस 0.25,
1 प्लस 0.25 इंटू क्या लिखोगे, न्यू बाय 1 प्लस न्यू इंटू 100। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 0.25 बाय 1.25 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 इंटू 100 क्या होगा 20%। ये 0.25 और नीचे हो जाएगा क्या 1.25 सिंपल इंटू 100। तो बिना पेन चलाए बता सकते हो 1.25 0.25 से कितना जाएगा, 0 0 गया, 25 पंचे 125, 0.25 का पॉइंट, ये पॉइंट उड़ा, ये पॉइंट उड़ा, गया काम तमाम, 25 पंचे 125 और 5 और 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो बात समझे, क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं, चलो ठीक। अच्छा मैंने जो ऑब्जर्वेशन दिया था चेन वाला, तो ठीक है समझे, अगर मैं इस चेन में तो मान लो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मैं नहीं मेजर कर पाऊंगा, नहीं पता है, लेकिन जब इसको चेन को मैंने रखा था बेंच पे, तो चेन को जब बेंच पे रखा था ना, मैं अगर यहां पे पूछ देता आपसे, चलो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, मुझे आप बताओ यहां न्यू की कितनी वैल्यू, तरीका बता पाते, अगर मैं ये चेन दे देता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता, ये चेन लाके दे दिया और बोला चलो इस चेन से का, इस चेन और बेंच दे दिया, इस चेन और बेंच के बीच फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बताओ, न्यू बताओ, बता पाते इस चेन की हेल्प से? कैसे? टोटल जितना है उसको नोट कर लेते हैं, हाँ बाहर निकला उसको हाँ, कर लेते हैं, फिर इस वाले में डालते हैं जो वहां पर आया है। हाँ फिर आप, ठीक है, तो जितना बाहर है आप नोट कर लेते कि अब इससे ज्यादा जा रहे हैं तो पूरा नीचे गिरने लगा, तो जितना बाहर चेन है वो लेंथ नोट कर लेते, टोटल लेंथ चेन का पता है माप कर लेते, तो हमको क्या पता हो जाता है, हमको पता हो जाता है कि एल पता हो जाता, तो y बाय एल इंटू 100 कर लेते, तो y बाय एल परसेंटेज हमको पता चल जाता, परसेंटेज जितना पता चल जाता, परसेंटेज इक्वल टू न्यू बाय 1 प्लस न्यू इंटू 100, हमको y मेजर कर लेते, l मेजर कर लेते, इंटू 100 कर लेते, और इधर न्यू बाय 1 प्लस न्यू, तो एक अननोन न्यू ही बचता, तो हम फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बता सकते थे। समझ में आ रही बात? तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो, ब्लॉक वाले क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, क्या होता है। एक ब्लॉक है, मान लो इसका मास गिवन है आपको 8 kg, उसके ऊपर एक और रख दो, इसका भी मास गिवन होगा, कुछ कितना गिवन है, तो उससे 2 kg, ठीक है, 8 kg 2 kg। अच्छा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं दिखा रहा, तो यहीं पे दिख जाएगा। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू, मान लो ये A है, ये B है, बिटवीन A एंड B फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू मान लो कुछ दे रखी होगी, ये दे रखा है मान लो से 0. मान लो 2, और B और ग्राउंड के बीच दे रखा है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मान लो 0.5, B और ग्राउंड के बीच दे रखा है 0.5। 8 kg पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 8 kg पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कुछ कितना अप्लाई किया जा रहा है, तो कुछ से कर लो, मान लो 25 न्यूटन, 8 kg पे 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन A एंड B, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। 8 kg वाले पे 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, A B के बीच में फ्रिक्शन है 0.2, और B और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 0.5, और ऊपर जो ब्लॉक है A 2 kg का, नीचे वाला 8 kg का। ट्राई करो 1-2 मिनट, फिर बात करते हैं। देखो दोनों बालक बता रहे हो कुछ कुछ आंसर, कितना कितना बताए, एक 4 बताए, एक 12 बताए। चलो देखते हैं, पता करते हैं। अब एक बात समझो, चलो मैं पहले फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट पता करता हूं B एंड जो ग्राउंड है उसके बीच का, तो B एंड ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कितना होगा पता कर सकते हो। फ्रिक्शन की वैल्यू मैं F पता कर रहा हूं, किसके बीच में, तो बिटवीन B एंड ग्राउंड। क्यों कर रहा हूं देखते हैं, B एंड सरफेस या ग्राउंड जो भी है, सरफेस B एंड लोअर सरफेस जो है उसके बीच का पता कर रहा हूं। तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिंपल न्यू एन, तो न्यू mg। m क्या होगा, यहां पे ग्राउंड को कौन कंप्रेस करेगा, A और B दोनों करेगा, A और B दोनों मिलकर ग्राउंड को प्रेस करेगा, तो ग्राउंड पे एक्शन दोनों मिलकर करेगा, रिएक्शन भी दोनों मिलके होगा n, और यहां पे नीचे क्या लगेगा, दोनों का वेट, यानी क्या कितना लगेगा mg, यानी 8 + 2 × g लगेगा। पहले बताओ टोटल वेट जो लगेगा B और ग्राउंड के, यानी ग्राउंड को जो टोटल वेट लगेगा कितना, 8 + 2g लगेगा।
और वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहां पे न्यू mg जो हम करेंगे तो 8 + 2 क्या लिख दे, 10 लिख दे, तो न्यू इंटू 10g। क्लियर है, 8 + 2 ये लिखा, न्यू n लिखते हैं ना, और n इक्वल टू क्या लिखते हैं, mg। तो यहां पे जो ग्राउंड और बी के बीच जो लगेगा फ्रिक्शन ये लगेगा, और न्यू कितना है 0.5 और g कितना है, कुछ नहीं कहा गया तो 10 ले लो, मान लो या 10 ही कहा दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या 50 न्यूटन, 9.8 भी लोगे तो भी ठीक है, आसपास आएगा। तो 50 न्यूटन क्या लग गया, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड के बीच में कितना है, ग्राउंड और बी के बीच में 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना दिख रहा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो यानी चलेगा बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा। और बी के ऊपर कौन रखा है, ए, और ए पे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे अप्लाइड, तो क्या ए भी चलेगा, बी नहीं चलेगा तो ए भी नहीं चलेगा। और ए पे लगने वाला अप्लाइड फोर्स क्या है, 0। तो चूंकि सिस्टम क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0। फ्रिक्शन फोर्स आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, फ्रिक्शन ए एंड बी के बीच में आंसर क्या होगा, 0। बात समझे। जस्ट लाइक ऐसा मामला है कि आप समझो कि ये डस्टर है, ठीक है ना, डस्टर पे हमने एक मार्कर रख दिया, ठीक है, तो एक तुम्हारा क्या है, एक बी है डस्टर और ये ए है मान लो कि मार्कर, और सरफेस पे रखा है। हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बहुत कम, इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम जितना भी फ्रिक्शन क्या उससे ज्यादा है। हमारे अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन ज्यादा, तो क्या बी मूव करेगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो उसके ऊपर रखा ए मूव करेगा, नहीं। तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन क्या लगेगा, इन दोनों के बीच अप्लाइड फोर्स क्या है, कुछ नहीं है। तो फ्रिक्शन, चूंकि स्टैटिक का केस आ गया, और स्टैटिक के केस में क्या है, फ्रिक्शन क्या होगा, 0, तो चूंकि मूव नहीं करेगा ये भी ए। बात समझे, तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक दे रहा था, करो ट्राई। क्वेश्चन टिपिकल तो नहीं है पर कॉन्सेप्चुअल है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, तो ठीक है। बस 3 ब्लॉक आ गया है 2 के जगह पे, तो 7 kg है, 3 kg है, ये मान लो ब्लॉक है 2 kg, ठीक। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा था 0.00, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.3, और इसके बीच दे रखा है 0.2, 0.3, 0.2 और नीचे दे रखा है 0, ठीक। और यहाँ पे आपको नाम ब्लॉक का मान लो दे दिया, इसका ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया, ठीक है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन बना है अलग अलग सब पे फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहला है कि 2 kg वाले पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने किस पे, 2 kg पे, तो एक्सेलरेशन बताना है तीनों में कितना होगा। तो पहले आप इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद इसमें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, अगली बार यही 10 न्यूटन का फोर्स बी पे लगाएंगे, अगली बार यही 10 न्यूटन का फोर्स सी पे लगाएंगे। इन तीनों केस में एक्सेलरेशन बताना है तीनों का। तो पहले इसका बताओ कि अगर ए पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सेलरेशन तीनों का क्या होगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ कुछ बता रहे हो। एक एक्सेलरेशन पहला का बता रहे हो इस केस में 3 ना, और बाकी का अलग अलग। बाकी का बी और सी का क्या बता रहे हो, मेरा तो आ रहा था 7 बाय समथिंग, पहला का 3 बता रहे हो। चलो देखते हैं, पहले सबसे आसान काम जो है वो कर लेते हैं, पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं सब जगह। देखो सबसे पहले नीचे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0 है, तो सी और ग्राउंड के बीच या सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, इसको मान लो कर लिया कुछ F3, ये कितना हो गया 0। यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू न्यू एन, तो जितना से कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस कितना से हो रहा है 3, 2, 5, इस जगह पे फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो इस जगह पे कंप्रेस कौन करेगा, 3 kg और 2 kg, तो ये जितना एक्शन करेगा उतना ही क्या मिलेगा, रिएक्शन। तो इस जगह पे अगर फ्रिक्शन बोलेंगे तो न्यू mg, न्यू क्या है 0.3
और m दोनों का क्या है 3 + 2, m है 3 + 2 5 और g 10 ले लिया, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 5 दिया 15, 1.5 10 क्या होगा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन। इसको मान लो नाम दे दिया कुछ से F2 बोल दिया। पहले बोलो क्लियर है। उसी तरह यहां पे फ्रिक्शन निकाल लेते हैं A और B के बीच में कुछ। इसको मान लो हमने बोल दिया F1 A और B के बीच का। तो A और B के बीच कौन कंप्रेस करेगा, A कंप्रेस करेगा सरफेस को, A और B के बीच के सरफेस को A कंप्रेस करेगा, एक्शन उसी का रिएक्शन मिलेगा। यानी जो वेट होगा किसके कारण होगा 2 kg, नॉर्मल रिएक्शन 2 kg के कारण होगा। तो क्या लिखेंगे न्यू mg, न्यू कितना लग रहा है उन दोनों के बीच 0.2, m कितना है A का 2 और g ले लिया 10, तो कितना हो जाएगा ये 4 ना 0.2 10 2 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शन 4 न्यूटन, इन दोनों के बीच 15 न्यूटन और यहां न्यू 0 है तो 0। अब एक बात समझो, चाहे मैं फोर्स पहले केस में तो 10 न्यूटन लगा रहा हूं A पे, अगले बार B पे लगाऊंगा, फिर C पे, मैं किसी पे भी फोर्स लगाऊं, रोकता अगर तीनों रेस्ट में हो, ये कंडीशन तभी हो सकता है जब नीचे फ्रिक्शन लग रहा हो। अगर एक ब्लॉक है उसके ऊपर एक और ब्लॉक, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया और नीचे रोकने वाला कोई नहीं है, हम किसी को भी पकड़ के खींचेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं रुकेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तीनों चलेगा। कौन चलेगा, कौन रुकेगा, कौन किस एक्सेलरेशन चलेगा वो अलग बात है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि तीनों का बेस जो है वो क्या है ग्राउंड है। तीनों का बेस ग्राउंड है। मान लो ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ये ब्लॉक है, इस तरह से मान लो 3 ब्लॉक है, और मैंने जो सबसे लोअर ब्लॉक है और ये ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन 0 कर दिया। तो अगर इसका फ्रिक्शन 0 है, मैं किसी को पकड़ खींचूं तो इसके रिस्पेक्ट में तो रुकने वाला नहीं है ना, ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि सबको तो ग्राउंड रुकेगा ना, यानी चलेगा तो तीनों। अब क्या चलेगा एक्सेलरेशन किससे वो अलग बात है। सबसे पहले मैं देख रहा हूं इस केस में A के लिए FBD डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम A पे दिखा रहा हूं, A पे फोर्सेस दिखा रहा हूं, सपोर्ट वपोर्ट हटा के फोर्सेस दिखाना क्या है फ्री बॉडी डायग्राम वही कर रहा हूं। तो A पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, A का कितना है 2 kg, A पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लग रहा है, किधर लग रहा है राइट साइड। और कोई फोर्स A और B के बीच का फ्रिक्शन कहां, जहां पे कांटेक्ट है उल्टे डायरेक्शन में, किधर लगेगा A B के बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा, कितना लगेगा 4 न्यूटन, ठीक। अब फ्रिक्शन ज्यादा है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, यहाँ अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन ज्यादा है, यानी ये मूव करेगा जिस पे रखा है उसके रिस्पेक्ट में, यानी B के रिस्पेक्ट में ये मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ A क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो ड्राइविंग 10, अपोजिंग रोकने वाला कौन फ्रिक्शन -4 डिवाइड बाय टोटल मास 2, तो 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आंसर सही बताए, बिल्कुल सही है, ये तो क्लियर है। अब मुझे आना है B और C पे, जरा ध्यान से समझना ध्यान से। मैं पहले B का FBD बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। B पे क्या क्या हो रहा है, B ये है, B का कितना है 3 kg। क्या B पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। B पे कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, क्या कौन सा, इधर देखो नहीं, A चला B के रिस्पेक्ट में, समझना। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगा वो किधर लगा, उल्टे डायरेक्शन में। तो A का जो एक्शन हुआ B पे वो किधर हुआ, लेफ्ट साइड। तो फिर एक्शन का रिएक्शन मिलेगा किधर, राइट साइड। A B पे एक्शन लेफ्ट साइड करेगा, तो B जो रिएक्शन है वो किधर होगा, रिएक्शन मिलेगा राइट साइड। यानी B पे जो 4 न्यूटन का एक्शन इधर है, तो B पे जो रिएक्शन है वो किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो B पे 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। ये बात समझ में आ रही है। जो इसके फ्रिक्शन है ये इसके लिए क्या काम कर जाएगा, अप्लाइड फोर्स का। अच्छा, और B का कांटेक्ट किसी से है क्या, C से भी है, C से भी 7 वाले से। और B और C के बीच फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है 15 न्यूटन। किधर लग रहा है, तो B के लिए यहां अप्लाइड फोर्स क्या है 4 न्यूटन और फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन ज्यादा है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है,
फ्रिक्शन ज्यादा है तो बी क्या मूव करेगा सी के रिस्पेक्ट में? ध्यान रखना, बी मूव नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बी जिस पे रखा है सी के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। बी सी पे रखा है ना, आप समझो एक तरह से गोंद से चिपक गया, आप ऐसा मामला समझो कि सी था, सी पे बी रखा, बी पे ए रखा, सी और बी के बीच में गोंद इतना ज्यादा हो गया। फ्रिक्शन को आप गोंद की तरह समझ लो कि आप फ्रिक्शन को समझ लो रुकावट, रुकावट मतलब गोंद, इतना ज्यादा गोंद से आप चिपका दियो, इतना स्ट्रॉन्ग गोंद से कि बी और सी चिपक गया। बी और सी क्या हुआ? चिपक गया। अब जब हम बी को खींच रहे हैं, यहां 4 न्यूटन से खींच रहा है और सी को नीचे रोकने वाला ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है तो सी को नीचे रोकने वाला कोई नहीं है, तो बी और सी चिपक गया और मैं बी को खींचूंगा तो बी और सी साथ में नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? इस बात को समझ पा रहे हो कि एक तरह से समझो बी और सी के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा, 4 न्यूटन से ज्यादा, तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन को समझ लो आप चिपक गया, बहुत स्ट्रॉन्ग गोंद से फेविकॉल से चिपक गया, तो इतना ज्यादा चिपक गया कि अब अलग नहीं हो पा रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो उस केस में दोनों चिपक गया, अलग नहीं होगा। तो जब मैं बी को खींचूंगा, अगर सी में ग्राउंड में फ्रिक्शन होता तो रोकने की कोशिश करता, पर सी में नहीं है, तो बी और सी क्या होगा? साथ चलेगा। तो बी और सी क्या होगा? साथ चलेगा। तो बी एंड सी विल मूव टुगेदर सिंस यहां अप्लाइड फोर्स जो हो गया, जो 4 न्यूटन का है, वो ग्रेटर देन फ्रिक्शन हो गया, तो ग्रेटर देन फ्रिक्शन हो गया, तो सो बी एंड सी विल मूव टुगेदर। और अगर एक साथ चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा ना। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? टोटल फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास। यहां पे नेट फोर्स कितना है? 4 का, 4 का। बी और सी चिपक चुका है तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, अपोजिंग अगर चिपकने के केस में नीचे होता तो वो अपोजिंग होता, तो इसका अप्लाइड फोर्स क्या हो गया? 4 न्यूटन। फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास बी और सी साथ चल रहा है तो दोनों का मास क्या होगा? 3 + 7। बात समझ में आ रही है? तो 4/10, 4/10 का मतलब क्या है? 0.4। तो बी और सी के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बताओ ये बात समझे? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं। फर्स्ट पार्ट मान लो हमने ये सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड में अब क्या कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस पे? यही सेम फोर्स अब 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं किस पे? 3 kg पे, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ तो सर जब हम वहां पे देख रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड हो जाना सर। फ्रिक्शन यहाँ पे अपोजिट साइड है। हाँ बोलो। तो सर फ्रिक्शन ना बढ़ाओ। ओह हाँ, इसके केस में उल्टा लिख दिया, बोला वही था। हाँ, इस केस में जो है ना फ्रिक्शन ग्रेटर देन, तो इसलिए दोनों चिपक गया। हाँ बोला वही, लिखने में उल्टा हो गया। तो समझाया वही ना कि फ्रिक्शन क्या है? अप्लाइड से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन अप्लाइड से ज्यादा है तो गोंद की तरफ फ्रिक्शन जो हो बहुत ज्यादा हो गया, तो दोनों चिपक गया। चिपक गया तो इधर हो गया, ठीक। अच्छा लगा बल्ब जगा हुआ, बल्ब देख के अच्छा लगा नहीं? ठीक, तो बात समझे ना? अब देखो, इसको नोट करना है क्या? तो नोट कर लो, फिर बी पे फोर्स लगाएंगे, फिर सी पे फोर्स लगाएंगे। कर लो। हाँ जैसे अभी वहां पे 15 न्यूटन से पीछे फ्रिक्शन लगा है, ठीक ठीक। 4 न्यूटन से खींचा है, ठीक। तो सर हम लोग जो एक्सप्रेशन लिए 4/3 के साथ, हाँ इसमें तो सर देखिए फ्रिक्शन ज्यादा है। हाँ, तो फ्रिक्शन ज्यादा है 15 न्यूटन, इसी वजह से तो दोनों ब्लॉक चिपका। अगर फ्रिक्शन कम होता ना तो बी अपना चल निकलता, बी सी के रिस्पेक्ट में मूव करने लगता, तो बी सी से चिपकता नहीं, बी और सी साथ में नहीं चलता, फिर बी अपना चल निकलता। चूंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो बी और सी चिपक गया, बी और सी चिपक गया, अलग नहीं हो सकता दोनों। अगर दोनों चिपक गया और हम ऊपर वाले को खींच रहे हैं तो दोनों खींचेगा, और नीचे ग्राउंड में फ्रिक्शन है नहीं रोकने वाला, तो अगर मैं इसको पकड़ के खींचूं तो ये दोनों चिपक चुका है, तो ये दोनों साथ में चलेगा। अगर यहाँ पे 15 न्यूटन फ्रिक्शन इससे कम हुआ रहता, फ्रिक्शन कम हुआ रहता, तब बी और सी चिपकता नहीं, बी अपना अलग चलता, सी पे अलग मामला होता। बात समझ में आया? चिपका इसी 15 की वजह से ना, इसी 15 की वजह से फ्रिक्शन दोनों अलग नहीं हो सका, दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं है बी और सी के बीच में। बात समझे? अब अगर ये नोट कर लियो तो अब इसी में
तीन तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ खास नहीं है, ये समझ गए तो बाकी भी कर लोगे। अगर इसी तरह से मैं बोलूं कि यही 10 न्यूटन का फोर्स अब मैं लगा रहा हूं बी पे, 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं अब बी पे, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बता सकते हो साथ ही साथ? ये प्रोसेस 10 न्यूटन का बी पे लगा रहा हूं, तो अब क्या होगा एक्सेलरेशन, तो साथ ही साथ बताओ या सोच सकते हो, सोचो। देखो नहीं, कॉन्सेप्चुअली सोचो, जैसे कि तुम्हारा 10, ये बी कितना है 3 kg ना, तो बी है 3 kg और मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स अब लगा रहा हूं किस पे, तो बी पे। ठीक, बी का कांटेक्ट किससे है? ए से और सी से। बी और ए के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 4 न्यूटन। अब देखना बी पे जब देखना तो 4 न्यूटन ये है, एक का, अब बोलोगे अभी 4 न्यूटन मैं इधर क्यों दिखा रहा हूं, अभी 4 न्यूटन, अब चूंकि अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का इस पे है बी पे। क्वेश्चन अब भूल जाओ, पुराना चेंज हो चुका, पुराने क्वेश्चन से अब कोई लेना देना नहीं, अब नया क्वेश्चन हमारे पास है। तो अब 10 न्यूटन का फोर्स बी पे लगा रहा है, अब बी भागना चाह रहा है चूंकि फोर्स लग रहा है, अब इसको पकड़ना कौन चाहेगा? ए और सी, ए और सी से ही कांटेक्ट है ना, यही दोनों रोकना चाहेगा, तो ए का फ्रिक्शन 4 न्यूटन और सी और बी के बीच फ्रिक्शन कितना है, कितना निकाल? 15 न्यूटन। कितना बालक? 10 और 7 नहीं, सुनो वो क्वेश्चन भूल जाओ, पुराना क्वेश्चन भूल जाओ, उसको दिमाग से हटा दो, नया क्वेश्चन आपके पास फ्रेश है, जरा सुनना। अब 10 न्यूटन किस पे लगा रहे हैं? बी पे। 10 न्यूटन बी पे लगा रहे हैं, नया क्वेश्चन, पुराना दिमाग में रखोगे तो ये कंफ्यूज होगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल हट गया, नया क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास। अब बी पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बी को खींचना चाह रहे हैं, बी को खींचना चाह रहे हैं ना, बी को कौन रोकेगा? ए और सी, बी का कांटेक्ट ए और सी से है ना, तो बी और ए के बीच फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन ऊपर रोकना चाहेगा और नीचे क्या रोकना चाहेगा? 15 न्यूटन। 15 था ना ए और बी के बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो बात समझ में आया? तो अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे? 10 और फ्रिक्शन कितना दिख रहा है? 19। तो क्या फ्रिक्शन ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से? फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से यही चीज हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स से। तो फ्रिक्शन अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? बी का रिलेटिव मोशन ए और सी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बी और ए सी से चिपक गया। सर हाँ बोलो। मतलब जब हम लोग देख रहे हैं हाँ। से खींच रहे हैं, तो नीचे 50, हाँ ऊपर से 4 ही है सर। हाँ, तो आगे चल जाएगा। जो भी मान लो, समझो तुम ही हो, तुमको मान लो तुम पूरा जोर लगा सकता है, तुम मान लो छोड़ दो यहाँ पे जो डेटा है, तुम पूरा जोर लगा के आगे बढ़ सकता है, मान लो 20 न्यूटन तुम्हारा क्षमता है, पूरा कैपेसिटी 20 न्यूटन से तुम आगे बढ़ सकता है। तुमको 2 आदमी इधर से खींच रहा है, एक खींच रहा है 16 न्यूटन से पीछे और एक खींच रहा है 5 न्यूटन से पीछे, तो पीछे कितना न्यूटन से खिंचा रहा है? 21, आगे कितना से तुम बढ़ सकता है? 20 न्यूटन। तुम बढ़ पाएगा आगे? अब बोलोगे 5 न्यूटन वाला का क्या रोल है? दोनों मिल के रोक पा रहा है, समझे? यहां तो अलग बात है, डेटा की एक सिंगल सफिशिएंट है रोकने के लिए 15 न्यूटन, लेकिन इसका भी रोल है, समझ रहे हो बात को? तो दोनों मिलके तुमको रोकना चाह रहा है। अब अगर तुम में बहुत ताकत आ जाए, अगर तुम खींचने का सोचोगे भी, तो फिर क्या होगा? तुम मतलब अगर अब सबको रोका हुआ है ग्राउंड, अर्थ, अगर अर्थ नहीं होता, एकदम स्लिपरी सरफेस होता, तो तीनों चल जाते साथ में। अब समझो बात को, छोड़ो, यहां पे क्या होता कि ये उन दोनों के रिस्पेक्ट में चिपक गया, जिससे चिपका है ए और सी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन तुम जब बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, बी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो बी को और बी किससे चिपक गया? ए और सी से। फ्रिक्शन का मतलब समझो एक तरह से गोंद बी और ए और सी से पूरे तरीके से चिपक गया है। अब हम बी बीच वाले को खींच रहे हैं, तो ए और सी तो बी से अलग नहीं होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब ए और सी के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा, तो बी ए और सी से तो अलग नहीं होगा, तो ए और सी भी को साथ में खींचना चाहेगा। अब नीचे कोई रोकने वाला ग्राउंड है नहीं, ग्राउंड ही रोक सकता था, नहीं है, तो तीनों क्या होगा? साथ में चलेगा। ये समझ में आया कि तीनों साथ चलेगा? क्यों? क्लियर है? तो तीनों क्या होगा? साथ चलेगा, यानी यहां एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, और क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स क्या है? 10, और यहां पे क्या लिखेंगे? 4 कितना है? 7 + 3 + 2 ना, 7 + 3 + 2, तो 7 3 10 2 12 और बाय 10। आंसर यहां छोड़ सकते हो, कटाना है कटा दो, पॉइंट में लिखना लिख दो, जैसे भी लिखो, कॉन्सेप्ट से मतलब है,
2 पंचे 10, 6, 5/6, 0.8 ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। बात समझे? क्लियर हुआ? अब तीसरा क्वेश्चन आप सोचो, अभी तीसरा क्वेश्चन अभी सोच के बताओ। अब हमने क्या किया 10 न्यूटन सी पे लगाया। ये नोट करो 2 मिनट में, जल्दी से मुझे सी का बताओ आप लोग। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स, तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत करना, पुराना भूल जाओ। अब पुराना 2 क्वेश्चन भूल जाओ। नया क्वेश्चन हमारे पास है कि सी पे लग रहा है फोर्स कितने का, तो 10 न्यूटन। ठीक है, तो इसी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से आपको बहुत सा का कॉन्सेप्ट आएगा। अब 10 न्यूटन हम सी पे लगा रहे हैं, अब क्या होगा सोच सकते हो? देखो, अब जिसको लगा रहे हैं ना उसका एफबीडी बनाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड, सी पे देख रहे हैं, सी का एफबीडी बनाया, क्योंकि सी पे फोर्स लगा रहे हैं। सी के बारे में सोचते हैं। सी क्या है? 7 kg है, 7 kg। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। सी का कांटेक्ट किससे किससे है? एक तो बी से और अर्थ से। अर्थ और इसके बीच फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, तो यहां तो फ्रिक्शन कुछ नहीं लग रहा। इधर अगर देखेंगे तो यहां तो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन 0 है। और ऊपर कितना है? अभी लॉजिक समझाया बहुत सारा, बताओ तो जरा क्या होगा। सर ऑब्वियसली वो 15 न्यूटन है ना। किसके रिस्पेक्ट में? ऊपर वाले बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में 15 न्यूटन है, नहीं बी के रिस्पेक्ट में 15 न्यूटन फ्रिक्शन ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, यानी बी ए से सी से चिपक गया। बात समझ रहे हो? बी सी से चिपक गया, बी और सी अलग नहीं होगा, और नीचे ग्राउंड रोक सकता नहीं है, ग्राउंड में फ्रिक्शन है नहीं, तो बी सी से चिपक गया। ऊपर वाला तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, तो बी सी से चिपक गया, और चूंकि बी को खींच रहे हैं सी भी खींचेगा, और सी के ऊपर ए चलने को मजबूर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन, वहां भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, दोनों चिपका हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां भी तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा, सेम होगा, सेम। बात समझे? क्लियर है? पक्का? तो इसको नोट कर लो, एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट आ गया। तो आज चलो इतना ही काफी हो पाया, ठीक है। कल मैं 1-2 क्वेश्चन होगा और कराऊंगा इस पे, और फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे। आपका जो टॉपिक क्या होगा, आपका वर्क पावर एनर्जी, इसके बाद, ठीक है ना। चलो, तो लगभग कई वैरायटी कॉन्सेप्ट करा दिया, बाकी सीट करोगे वहां से फिर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक।